Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on all UG courses, mainly semester 1st and 2nd, which is Environmental Science Theory into Practice. This is the subject and it is of AEC Ability Enhancement course. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जस्ट बिकॉज इसका कोर्स CC सिर्फ 2 है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, जबकि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने क्लास 8 to 10 आपने जितने भी साइंस एंड EVS के अंदर ऐसे एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सभी यहाँ पर कंक्लूड करके मेंशन किया गया है. सब्जेक्ट बहुत आसान है, तो अगर आप DU सोल रेगुलर NCEEB या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसके अंदर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, देन दिस वीडियो सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वी विल डिस्कस ईच चैप्टर इन डिटेल एंड सिंपल लैंग्वेज थ्रू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा. जितने पिछले क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस लुक एट द सिलेबस. एनवायरमेंटल साइंस आपका सब्जेक्ट है. सिलेबस के अंदर आपको 10 चैप्टर्स मिलने वाले हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरवेल्म हो जाएंगे. ओवरवेल्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है. 10 चैप्टर्स हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है. यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 से 4 पेजेस के अंदर एक चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा. तो इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम पहले 5 चैप्टर्स को मैं आपको समझाने वाली हूँ एंड सेकेंड हाफ में आपको चैप्टर 6 to 10 आपको समझाया जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़. एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और पिरामिड सक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है. बायोकेमिकल साइकिल्स, टाइप्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, पोल्यूशन, एयर नॉइज, न्यूक्लियर, वाटर, थर्मल, सॉइल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट. Introduction to environmental studies. First of all, let us understand the meaning of environmental studies. Everything that is derived from nature is concluded in environmental studies. Environmental studies के अंदर nature की हर एक aspect को conclude किया जाता है. यहाँ पर हम study करते हैं theories को, concepts को, और उन्हीं basis पर हम आगे इस subject को define करेंगे, ठीक है. The first word environment is formed from 2 words, that is Pariavaran, that is around, covering, Pariyavaran. It concludes everything around us like air, water, soil, trees, animals and human activities. The study of environment helps us understand how nature and human factors influence each other. कि कैसे nature और humans एक दूसरे से interrelated हैं, ठीक है. Components of environment. अब environment के कुछ components होते हैं. First is your lithosphere. This is the upper crust of earth consisting of mountains, valleys, rocks and soil. ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वैलीज, रॉक्स, माउंटेन और सॉइल होता है, ठीक है. दैट इज द अपर क्रस्ट. इट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पर मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं. मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, ठीक है, अदर गैसेस, ये सब यहाँ पर आपको मिलता है. अब सेकेंड हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे. इट इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज. इस दुनिया में जितना भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, जैसे आपका ओशियन, रिवर एंड ग्राउंड वाटर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड वाटर नहीं मेंशन करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है. ग्राउंड वाटर आपने ज़रूर मेंशन करना है. लेक्स, रेन, बारिश भी हो रही है तो वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है. वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ. अगर आपको ज़िंदगी में जीना है तो पानी आपके लिए ज़रूरी है. एटमॉस्फेयर. थर्ड इज योर एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ. अर्थ के आसपास जितनी भी गैसेज हैं, ऊपर, अंदर, दाएं बाएं, जितनी भी गैसेज हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अदर गैसेज होती हैं. मेनली ये 3 गैसेज होती हैं. उसके अलावा कुछ 1.08% दूसरी गैसेज होती हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ये गैसेज कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिनका जो साइज ऑफ एटम है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो हमें हार्मफुल रेज ऑफ सन से बचाती हैं. सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग हीट का सोर्स है.
ठीक है, ये एक लिमिटेड मात्रा में इंसान को लेना चाहिए, लेकिन जब आप एक्सेस हीट के अंदर जब आप एक्सपोज हो जाते हो, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आपको स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। बायोस्फीयर, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, living being, plants, animals, microorganisms that exist in lithosphere, hydrosphere and atmosphere. लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ के आउटरमोस्ट लेयर्स, पानी के अंदर और आपके एटमोस्फियर में रहने वाले सभी लिविंग चीज़ों को, जिंदा हैं, जो मूवमेंट करती हैं, वो सभी बायोस्फीयर के अंदर आती हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। एनवायरमेंटल स्टडीज़, its aim is to develop awareness, sensitivity and responsibility towards the environment among students. Students के बीच में awareness लाना, sensitivity to the environment you are using, it helps in bringing change and awareness in society. आप यहाँ से change और awareness लेके आते हो society में। डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट इज ये एनवायरमेंटल साइंस फोकसेस ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, it is focused solely on the theoretical aspects of the study। ये पूरा का पूरा theoretical based होता है, यहाँ पर experiments और research की जाती है, उनकी theories बनाई जाती है, ये environmental science है। environmental studies होती है adopts interdisciplinary perspective। interdisciplinary perspective मतलब कि अलग अलग theories and experiments को study किया जाता है, और स्टडी तो किया जाता है लेकिन साथ में सोशल, एथिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब होता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमें लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। द सब्जेक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू साइंस, ये सिर्फ साइंस से लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर बायोग्राफी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी सभी के सभी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि भाई ह्यूमन, इंसान बनना कैसे शुरू हुआ। आपने स्टडीज़ देखी होंगी कि पहले स्टार्टिंग में बंदर थे, बंदर से इंसान बने, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, करेक्ट? यस। Scope and importance of environmental studies. It enables us to understand environmental issues and think about their solutions. ये हमें जो है enable करता है कि हम environmental issues को सोचें, समझें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज एट लोकल, सोशल एंड ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर, लोकल और सोशल लेवल पर आप चेंजेस लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन एनवायरमेंटलिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव किए हैं। 1972 में हमने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस किया था, सबसे पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़। दुनिया के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं सबको एड्रेस करने के लिए ये एक पहला कॉन्फ्रेंस 1972 के अंदर हुआ था। फिर 1987 के अंदर बर्नलैंड रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? नेचर को प्रिजर्व करते, मतलब कि नेचर को तो प्रिजर्व करेंगे लेकिन साथ साथ हम अपनी कंट्री को भी डेवलप करेंगे। एक ऐसा तरीका जिससे हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें और साथ में आगे बढ़ भी सके, डेवलप भी कर सके। 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ, ठीक है, जिसके अंदर सभी एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया गया, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया एंड हर एक कंट्री के कंट्रीब्यूशन को एड्रेस किया गया। 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs बनाए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है कि यहाँ पर हर कंट्री ने अपनी अपनी गोल्स को बताया कि कैसे वो नेचर को प्रिजर्व करेंगे, कैसे वो एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, ठीक है। Let us come to the concept of sustainability and sustainable development.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे आप आज की अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, बिना चीज़ों को, बिना हमारे मिनरल्स को नुकसान पहुंचाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ यूज़ करने का मौका मिले। ठीक है, जैसे अभी पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और गैसेस हो गए, और गोल्ड हो गया, और ठीक है, और ये यूरेनियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत लिमिटेड सोर्सेज में है, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रूव करने के लिए इन पर रोक लगा दी कि इन्हें जो है अब एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया कि भाई इतना ही निकालेंगे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी जो है हमारी ज़रूरतों की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। करेक्ट। Balance among environmental, social, economic aspects is essential. Environmental, social और economic aspects balanced होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी एक को ज़्यादा फ़ायदा ना हो और ना ही किसी एक को ज़्यादा नुकसान हो। कंक्लूजन पर आते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर इसेंशियल फॉर लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ अर्थ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ पे सर्वाइवल के लिए। इट इंस्पायर्स अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वर्क फॉर अ सेफर फ्यूचर। ये हमें इंस्पायर करती है ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने एंड वर्क फॉर अ सेफर फ्यूचर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड वीडियो। सेकेंड चैप्टर इज इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर, पिरामिड एंड सक्सेशन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल, their activities and their physical surrounding all work together as a single collected unit। कैसे एक इंसान के एक्टिविटीज़, उनके फिजिकल प्रेजेंस कैसे किसी जगह को अफेक्ट करती है, स्पेशली नेचर को। आपने देखा होगा बहुत जगह पर, लाइक आप अपने पास में भी देख सकते हो दैट हर जगह पे कचरा होता है। ठीक है, वो कचरा क्या है, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ है कि कैसे ह्यूमंस हमारी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे आप लोग अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई कितना भी मना कर ले, है तो हम सब में से ही कोई जो इतना कचरा फैलाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। द इकोसिस्टम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स एंड उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है, एक दूसरे की प्रेजेंस कैसे उनको अफेक्ट करती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ लिविंग बीइंग्स मेंटेन बैलेंस विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। कैसे लिविंग बीइंग्स जो है वो बैलेंस करते हैं एयर, वाटर, सॉइल का एंड बायोलॉजिकल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोनेंट्स के साथ। दिस बैलेंस कीप्स दिस लाइफ साइकिल मूविंग। ये एक बैलेंस है जो लाइफ साइकिल को मूविंग रखता है। ठीक है, इंसान को जीने के लिए एयर, वाटर, सॉइल चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी चाहिए, प्लांट्स खाने के लिए, एनिमल्स एक हमारी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। दिस बैलेंस कीप्स द लाइफ साइकिल moving. Concepts of ecosystem. An ecosystem is made of two main parts. First is your biotic components. Biotic components में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर तरह के कीड़े मकोड़े। ठीक है, सेकेंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा। टुगेदर दे एक्सचेंज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, yes, third is your ecosystem, biotic और abiotic component. Biotic लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। और इकोसिस्टम जब दोनों को मिला के, इकोसिस्टम होता है बायोटिक प्लस एबायोटिक, दोनों का मिला के, दोनों की रिलेशनशिप, दोनों का कॉमन एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल कीप्स इकोसिस्टम फंक्शनिंग। एनर्जी फ्लो चलता रहता है और न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो इकोसिस्टम में फंक्शन करती रहती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। दो स्ट्रक्चर होते हैं इकोसिस्टम के। द फर्स्ट इज योर बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स दैट मेक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो प्लांट्स यूज़ करके बनाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं।
कंज्यूमर्स, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फूड है, ठीक है, तो प्लांट फूड बनाता है, तो मैं यहाँ पे ग्रास ले लूँ, ग्रास ने क्या किया, बड़ी हो रही है, ये फूड बना रही है, ये अपना कंज्यूमर। घास को कौन कंज्यूम करता है, गोट, ठीक है, बकरी ने घास को खाया। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट ब्रेक द डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को जो डिग्रेड मतलब कि बायोडिग्रेड करती हैं, उनको खा जाती हैं, ठीक है, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड है, ठीक है, तो हम इस फोटो से एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, घास को कौन खाएगा, ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर ने घास को खाया। अब ग्रास होपर को बर्ड ने खाया, बर्ड ने ग्रास होपर को खाया। अब बर्ड को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को एपेक्स प्रेडेटर कौन खा रहा है, हमारा चील। और जब चील मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करते हैं मशरूम्स, उनकी डेड बॉडी पर डिकम्पोज होने के बाद मशरूम्स उगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी एक फूड चेन हो गई है। अब दूसरा आता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स, sunlight, temperature, water, mineral, soil, etc. Interaction between biotic and abiotic factors maintain ecological balance. Biotic और abiotic factors के बीच में जो interaction है वो ecological system maintain करके रखता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, अब इकोलॉजिकल एक पिरामिड होते हैं जिसके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ बीइंग्स को एक कैटेगरी के अंदर डाला गया है। रिप्रेजेंट्स द नंबर, बायोमास और एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के एक फूड चेन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज ये पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है। सेकंड इज ए पिरामिड ऑफ बायोमास, शो टोटल मास एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर कितना मास है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज एनर्जी फ्लो ऑलवेज डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स, छोटे से बड़े लेवल पर जाती है और एनर्जी फ्लो को ये दिखाता है, दर्शाता है। द एनर्जी पिरामिड ऑलवेज डिक्रीजेज अपवर्ड्स, जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच वन ऑफ द इकोसिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर टाइम। ओवर द टाइम कैसे इकोसिस्टम इवॉल्व होता है, कैसे चेंज होता है, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार का होता है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ओकर्स वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर, ऐसी जगह जहाँ पर पहले जीवन था ही नहीं, जैसे बेयर रॉक्स। सेकेंडरी सक्सेशन ओकर्स वेयर लाइफ एग्जिस्टेड बट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिस्टर्बेंस, एक ऐसी जगह जहाँ पर जिंदगी थी लेकिन डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स की वजह से। सक्सेशन ग्रेजुअली लीड्स टू अ स्टेबल इकोसिस्टम नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन जो है वो एक स्टेबल इकोसिस्टम को लेकर आता है जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल जापान में एक टाइम में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, आने वाले 20-25 साल के अंदर जो जापान है वो दोबारा उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को राइज किया और उसे जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। कि जब सेकेंडरी सक्सेशन के बाद, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, उसके बाद एक नई जिंदगी को जन्म देना, दैट इज सक्सेशन, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एक साथ काम करते हैं एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। इकोलॉजिकल पिरामिड एंड सक्सेशन एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, इकोसिस्टम, बायोकेमिकल साइकिल, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बैलेंस सिस्टम। कैसे बायोटिक लिविंग बीइंग्स एंड नेचर कैसे मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिसे हम बैलेंस्ड सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और फूड चेन्स जो है वो मेंटेन करती हैं लाइफ साइकिल को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल साइकिल। These are processes through which nutrients like carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus circulate in the environment and provide essential elements for living beings. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फॉस्फोरस जो है सर्कुलेट कर रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और जो एक इसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं लिविंग बींग्स के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझना मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। हमारी नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के अंदर क्या होता है कि जब आप ऐसी ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से क्या होगा, आपने देखा होगा कि इमल्सिफिकेशन होता है, जो पानी है उसकी भाप बन बन के ऊपर जाती है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी की भाप ऊपर जाकर बनेगी, वहाँ से क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और जब बहुत सारे क्लाउड्स इस टाइम पर जब फॉर्म आ जाते हैं और वहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, फिर बारिश होना स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया के अंदर एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन का क्या रीज़न है, जब हमारा पीएच लेवल नेचर का अब बिलो 7 चला जाता है, तो वहाँ से फिर क्या होगा, एसिड ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर वहाँ से रेन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बायोकेमिकल साइकिल है जहाँ से नेचर सर्कुलेट करता है गैसेस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर न्यूट्रिएंट साइकिल, अब एटमॉस्फेयर की एक न्यूट्रिएंट साइकिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2, प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब कर देते हैं फोटोसिंथेसिस से और फिर उससे खाना बनाते हैं। एनिमल्स वो कंज्यूम करती हैं। आफ्टर डेथ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर, और फिर डेथ होने के बाद कार्बन जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये साइकिल हो गई, ठीक है। प्लांट्स हैं, प्लांट CO2 को लेंगे और फिर प्लांट्स को एनिमल खाएंगे, एनिमल की डेथ होने के बाद वही कार्बन वापस नेचर के अंदर चला जाएगा। एक ऑक्सीजन साइकिल होती है, प्लांट्स जो है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते वक्त वो फोटोसिंथेसिस रिलीज करते हैं। एनिमल्स यूज इट इन रेस्पिरेशन, एनिमल्स सांस लेने के लिए उसे यूज़ करते हैं। CO2 वापस निकालते हैं एनवायरनमेंट में और फिर से प्लांट्स उसी CO2 को यूज़ करते हैं। तो ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। यस, एडोफिक न्यूट्रिएंट साइकिल। एडोफिक यहाँ पर क्या होता है, एडोफिक मीन्स सोइल, सोइल न्यूट्रिएंट साइकिल भी होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन इज अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर बट नॉट डायरेक्टली यूजेबल। नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो सही, लेकिन वो यूजेबल नहीं है, डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन और भी गैसेस के साथ कॉम्पोनेंट में जुड़ा हुआ है, वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट एंड अमोनियम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और अमोनियम कंपाउंड के अंदर, विच प्लांट कैन एब्जॉर्ब, जहाँ से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फंक्शंस, सबसे पहले आते हैं फूड चेन पे। शोज हाउ एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये शो करता है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर। जैसे घास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगा। तो ये फूड चेन हो गई कि जो हमारा खाना है वो फिर हमारा, जैसे मान लो कि ये घास है, ठीक है, घास ने फोटोसिंथेसिस से बनाया, अब घास को रैबिट खाएगा, रैबिट को टाइगर खाएगा, और फिर टाइगर की डेथ होने के बाद टाइगर को डिकम्पोजर्स खाएंगे और वो वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। एक फूड वेब होता है। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय मैनी, जब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बहुत सारे लोग खाते हो, एंड इटसेल्फ ईट्स मैनी, और जो खुद बहुत सारी चीज़ें खाता हो, अ नेटवर्क वेब इज फॉर्म्ड, वहाँ से एक नेटवर्क वेब बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो फॉर एग्जाम्पल बिल्ली है, ठीक है, लेट्स टेक अ कैट। कैट क्या करती है, मिल्क भी पीती है, ठीक है, और कैट जो है वो रैट्स को भी खाती है, ठीक है। कैट्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कैट स्नेक्स को भी खाती है। तो यहाँ पर क्या है, कैट जो है वो खुद बहुत सारी चीज़ों को खाती है, और कैट को कौन खाता है, टाइगर खा लेता है। कैट को और कौन खाएगा, जो एपेक्स प्रेडेटर है हमारा, चील खा लेगा, ठीक है। कैट को और कौन खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। तो जब खुद, ठीक है, और यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स को भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत सारी तरह की चीज़ें खाते हैं, वो जो है वो मतलब कि वो फूड भी खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं, वो फिश भी खाते हैं। तो इंसान, अ ह्यूमन बीइंग,
खुद बहुत सारी चीज़ें खाता है और इंसान को भी बहुत सारी एनिमल्स खाते हैं। टाइगर खा लेता है, ठीक है, पैंथर खा लेता है, सॉरी पैंथर नहीं, टाइगर, चीता, ठीक है, ये सब खा लेते हैं। तो ये एक फूड वेब बन गया। इट शोज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्शन, ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है इकोसिस्टम की। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, हर एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स मेक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी, प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी का प्रयोग करके खाना बनाते हैं। दिस एनर्जी पासिस टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के जाएगी और फिर टेरिटरी कंज्यूमर्स के अंदर जाएगी। टेरिटरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो फाइनल ईटर होते हैं, जिसके बाद सिर्फ डेथ के बाद ही वो वापस डिकम्पोज नेचर के अंदर हो सकता है। एट ईच लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट, हर एक लेवल पर कुछ ना कुछ एनर्जी कम होती है। सो एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल, और इसी वजह से एनर्जी फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। प्रोडक्टिविटी, दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, एनिमल्स ने, प्लांट्स ने सॉरी, कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो इसेंशियली रिसेंटली जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल मटेरियल होता है यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी, जिसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे वुड हो गया, ठीक है। तो प्लांट्स कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, वो कितना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितने सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी माइनस यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। एनपीपी क्या होगा? जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, कितना रेस्पिरेशन के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट इज योर होम्योस्टेटिस। देखो, द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम की एबिलिटी जो बैलेंस कर सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन में रख सके। इफ़ वन स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट, अगर एक स्पीशीज खत्म हो जाती है, अनदर मे टेक इट्स प्लेस टू कीप्स बैलेंस, दूसरी उसकी जगह ले लेती है बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। कंक्लूजन पर चलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल सर्कुलेट्स इसेंशियल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बहुत ज़रूरी एनवायरनमेंट के अंदर एलिमेंट्स छोड़ती है। एनर्जी फ्लो एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी मूव्स इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर कैसे एनर्जी मूव हो रही है, ये हमें एनर्जी फ्लो की मदद से पता लगता है। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स मेंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम स्ट्रक्चर, फूड चेन्स और फूड वेब जो है ये एक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को एड्रेस करता है। प्रोडक्टिविटी एंड होमोस्टेसिस इंश्योर बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, और जो प्रोडक्टिविटी और होमोस्टेसिस है वो बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करता है हमारे इकोसिस्टम में। लेसन 4 पर चलते हैं, इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। अब इकोसिस्टम की अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम, जिसके टाइप्स ऑफ सर्विसेज को हम डिटेल में समझेंगे। Ecosystem is a system where living beings, biotic components and their surrounding abiotic components interact with each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ interact कैसे कर रही हैं, ठीक है। These interactions support life and maintain ecological balance. ये लाइफ को सपोर्ट करती है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी टाइप का होता है। सबसे पहले समझते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दैट आर फॉर्म्ड ऑन लैंड, ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पर बना हो, ठीक है। मेजर टाइप्स इसके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे पेड़, सबर्ब्स एंड वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड इज योर ग्रासलैंड इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घास देखने को मिलती है, जैसे फिनलैंड। फ्यू ट्रीज कम ट्रीज एंड हर्बीवोर्स। डेजर्ट इकोसिस्टम, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान। अडेप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो बिना पानी के भी रह सकते हैं, एंड एनिमल्स जैसे कैमल एंड प्लांट्स।
एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर। इनको फ्रेश वाटर क्यों बोला गया है? क्योंकि पानी का फ्लो चलता रहता है, पानी कहीं पे आके रुकता नहीं है, इसीलिए उसे फ्रेश वाटर बोला गया है। सेकेंड इज मरीन इकोसिस्टम, ओशियन, सीज, एस्टुरीज। अब मरीन इकोसिस्टम को बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे इसको फ्रेश वाटर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मूव करता रहता है, वो मूव करता रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहता है। ये सी है, ये सी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, इसी के अंदर इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे मूव कर रहा होता है। ecosystem services, ecosystem provides many types of services. First is your regulating service, climate regulation, food control, pollination. pollination क्या होता है? the breeding of flowers, जब flowers एक दूसरे के साथ pollinate करके अपना एक बाय प्रोडक्ट नया फ्लावर बनाते हैं, उसे pollination कहते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज हो गई जहाँ पर क्लाइमेट को रेगुलेट किया जाता है, फूड कंट्रोल, पॉलिनेशन। सेकेंड इज प्रोवाइजनिंग सर्विसेज, फूड, वाटर, टिम्बर, मेडिसिन, ये सब चीज़ों का हमारी एनवायरनमेंट के अंदर होना। मेडिसिन किसे बोला गया? बहुत सारी हर्ब्स हैं, ठीक है, जो हमारी मेडिसिन बनकर आते हैं। टिम्बर, वाटर, फूड। यहाँ पर टिम्बर इज वुड, प्रोसेस्ड वुड, जिसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए और अपने जो है फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड इज योर कल्चरल सर्विसेज, जैसे स्पिरिचुअल वैल्यू, टूरिज्म, एस्थेटिक्स, ये हमारी कल्चरल सर्विसेज के अंदर आते हैं। फोर्थ इज योर सपोर्टिंग सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, जो है ये हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो देखो, रेगुलेटिंग सर्विस के अंदर हमारी क्लाइमेट, फूड कंट्रोल जैसी चीज़ें आ गई। प्रोवाइजनिंग सर्विसेज के अंदर वो चीज़ें जो हमें प्रोवाइडेड मिलती हैं। क्या मिलता है? खाना हमें बना बनाया मिलता है प्लांट्स की फॉर्म में, वाटर हमें मिलता है, टिम्बर हमें वुड मिलता है, और हमें मेडिसिन हर्ब्स की फॉर्म में मिलता है। कल्चरल सर्विसेज, स्पिरिचुअल वैल्यू, टूरिज्म, एस्थेटिक्स, जो हमें बना बनाया नेचर से मिलता है, ठीक है। तो यस, फोर्थ इज योर सपोर्टिंग सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम कंजर्वेशन पर। ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम, कंजर्वेशन इज नीडेड थ्रू। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और इसीलिए हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमें सेव करना पड़ेगा। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी है, वुड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, इनका एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, उसे सस्टेनेबल रखना चाहिए। रिस्टोरेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटो लेकिन उसकी जगह एक नया पेड़ आपको बोना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। Let us go to the conclusion. Ecosystem are the foundation of life. Ecosystem जो है वो एक जिंदगी का फाउंडेशन है. By understanding their types and services, we can protect the environment. उनकी टाइप्स और सर्विसेज को समझकर हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कंजर्वेशन इज नेसेसरी सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ सकें. Let us move on to the chapter 5, natural resources, land resources. अब हम natural resources का part land resources पढ़ेंगे. ठीक है. Introduction. Land is an important part of the environment. Environment का सबसे ज़रूरी part है. ये biotic और abiotic components को रहने के लिए एक जगह, एक स्थान, एक flat surface provide करता है जहाँ पर plants, animals, इंसान, houses और agriculture रहते हैं, built होते हैं, produce किए जाते हैं. Proper management of land resources is essential for our survival and sustainable development. उनका proper use बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे survival और sustainable development के लिए. ठीक है. Land resources. Land resources are natural resources connected to the surface of earth. ऐसे natural resources जो हमारी earth की surface से connected हैं. These include agricultural land, आपकी agriculture करने वाली land, जंगल, grassland, ठीक है. लैंड यूज्ड फॉर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल, फर्टाइल लैंड फॉर क्रॉप्स. फर्टाइल लैंड क्रॉप्स के लिए, फॉरेस्ट वुड के लिए, एंड बैरन लैंड. ठीक है. लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज. लैंड कवर रेफर्स टू व्हाट एग्जिस्ट ऑन लैंड सरफेस. ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे वेट लैंड्स हो गई, रॉक्स हो गई, फॉरेस्ट हो गया. ठीक है.
लैंड यूज चेंजेस रेफर्स टू हाउ ह्यूमंस ऑल्टर द यूज ऑफ लैंड ओवर टाइम, कैसे इंसानों ने टाइम के साथ साथ यूज ऑफ लैंड को चेंज किया है। एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्टेड टू हाउसिंग कॉलोनीज, एग्रीकल्चर वाली जगह पर उन्होंने घर बना दिए। फॉरेस्ट एरियाज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल एरियाज, जंगल को काट कर वहाँ पर इंडस्ट्रीज बना दी। सच चेंजेस आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं एंड हैव डीप एनवायरमेंटल इफेक्ट, और इससे हमारी एनवायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के अंदर लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वहाँ से वो कम फर्टाइल होती है। ऐसा होता क्यों है? आपने देखा होगा फूड के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, कुछ तो पहले से फार्मर्स के हाथों होती है और कुछ बाद में प्रोसेसेस के द्वारा होती है। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? मान लो कि फार्मर ने क्रॉप बोया, ठीक है, हम मान लेते हैं गेहूँ बोया, गेहूँ के अंदर वो इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं, अब वो क्रॉप को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा बट वो लैंड को भी अफेक्ट करेगा। इतना ही ज़्यादा केमिकल्स जब एक लैंड के अंदर चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है और फिर उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट मिनरल नहीं बचा होता है, ठीक है, और इसीलिए वो डिग्रेड हो जाती है। कोजेस, ओवर कल्टिवेशन, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन, बार बार उगाए जा रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया। सोइल एंड विंड इरोजन, सोइल और विंड इरोजन हो गया। इरोजन का यहाँ पे मतलब है कि वो ओवर द टाइम उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई। विंड इरोजन कैसे होता है? जब हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अच्छे धुएं को विंड के अंदर छोड़ती हैं तो वहाँ का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दिल्ली के अंदर कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो कितने हार्मफुल गैसेस को छोड़ती हैं, कुछ हमारे व्हीकल्स हो गए और इसीलिए दिल्ली हमारा सबसे बड़ा पोल्यूशन का एक एरिया है। सोइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर को हटा दिया इज कॉल्ड सोइल इरोजन। इट ऑकर्स ड्यू टू विंड, हवा की वजह से, पानी, रेनफॉल, फार्मिंग ऑन स्लोप्स की वजह से ये चला जाता है। इफेक्ट्स, रिडक्शन इन सोइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है हमारी। एग्रीकल्चर बिकम्स डिफिकल्ट, क्रॉप्स को बोना मुश्किल हो जाता है। इंक्रीजेज इन बैरन लैंड ज़्यादा बढ़ जाती है। डिसर्टिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। फर्टाइल लैंड को इतना यूज़ कर लिया कि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं और फिर वो डेजर्ट बन गया, उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन का बिल्कुल ऊपरी, कि अब ये टॉप लेवल पे पहुंच गया है, अब ये मिट्टी किसी काम की नहीं बची है। मेजर कॉजेज, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इफेक्ट्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडवांस इफेक्ट्स ऑन रूरल लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी कम होगी, हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर खतरा होगा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन रूरल लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को काटना अपने एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। इफ़ेक्ट्स क्या रहेगा? क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी, बारिश कम होगी, बायोडाइवर्सिटी हट जाएगी, सोइल इरोजन हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिगिंग द अर्थ फॉर मिनरल्स कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, धरती को खोदना मिनरल्स के लिए, गोल्ड, पेट्रोलियम, इन सब के लिए यहाँ से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। इम्पैक्ट क्या होगा? सोइल एंड वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। डैम कंस्ट्रक्शन कंट्रोल्स वाटर रिसोर्सेज बट हैज़ साइड इफेक्ट्स, वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल तो करता है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, चेंजेस इन इकोसिस्टम, फ्लडिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड विलेजेस, ठीक है। स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अडॉप्ट कंजर्वेशन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हम इंक्लूड करें तो फ़ायदा हो सकता है। रिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सोइल इरोजन एंड कंट्रोल मेथड, सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कंटो फार्मिंग होता है वंस इन अ वाइल, लाइक साल में एक या 2 बार फार्मिंग करना। प्लांटिंग ग्रास ऑन स्लोप्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रमोट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए, ठीक है।
यस, कंक्लूजन पर आते हैं। लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज। लैंड सबसे ज़रूरी रिसोर्स है। इट्स वेरीड यूजेस कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को वो कंट्रीब्यूट करती हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड इरोजन। देयरफॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करते हैं, लैंड रिसोर्सेज को लिमिटेड तक यूज़ करते हैं, तभी आप जो अपने इकोसिस्टम को बचा पाएंगे। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको लेसन 1 to लेसन 5 अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर सीरीज़ की ये पहली वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दूसरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कहीं आप मिस ना कर दो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।